सो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है इनकम टैक्स पढ़ना? होप अच्छा लग रहा है। नहीं लग रहा तो यार बताओ कि अच्छा नहीं लग रहा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं उसको। चलो चलते हैं फिर हम अपने आज के वीडियो पर। So the topic of today's video is allowances. यहाँ से थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो अलाउंसेस को बहुत ध्यान से पढ़ना। कुछ अलाउंसेस जो हैं आपको कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश है। ये आराम से चलेंगे, जो नहीं समझ आए तो फिर अगेन आप उसको एक्सप्लेन करवाइए, दोबारा आप बताइए कौन से चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार सब्सक्राइब, बहुत कुछ नया मिलेगा। तो चलो, व्हाट इज अलाउंसेस? पहले अलाउंसेस का मीनिंग करते हैं। पेमेंट्स इन कैश मेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉयज मंथली अदर दैन सैलरी इज कॉल्ड एन अलाउंस। देखो, एक एम्प्लॉय को सैलरी तो मिलती ही है, और सैलरी का मतलब है कि जो वो काम कर रहा है उसके बदले में उसको पैसा दिया जाता है। लेकिन कुछ और ऐसी चीजें जो कैश में उसको पे करी जा रही है सैलरी के अलावा, उनको हम अलाउंसेस बोलते हैं। It is a fixed sum of money paid regularly in addition to salary for the purpose of meeting some particular requirement connected with services rendered by an employee। ये स्पेसिफिकली दी जाती है, और क्योंकि आप काम कर रहे हो तो वो आपकी जॉब से ही रिलेटेड होता है, तो स्पेसिफिक किसी काम को करने के लिए हमें जब कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट की जा रही है इन कैश, तो हम उनको अलाउंसेस बोलते हैं। फॉर इनकम टैक्स पर्पस ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू देर आर 3 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। आपको 3 तरह के अलाउंसेस यहाँ पर बताए हैं, जिसमें फर्स्ट आपका है टैक्सेबल अलाउंसेस। दैट मीन वो वाले अलाउंसेस जो पूरी तरह से टैक्सेबल है। सेकेंड आपके पास है अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। कुछ ऐसे अलाउंसेस होंगे जो कि स्पेसिफाइड लिमिट तक एग्जेम्प्ट होंगे, उससे ऊपर वो टैक्सेबल हो जाएंगे। देन थर्ड कैटेगरी आती है आपकी फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, तो ऐसे अलाउंसेस जिन पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। तो चलो अगली स्लाइड में सबसे पहले हम करते हैं टैक्सेबल। तो यहाँ पर है टैक्सेबल अलाउंसेस। टैक्सेबल अलाउंसेस में सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है डीएनएस अलाउंस एंड डीएनएस पे। DNS allowance is paid to the employees to compensate for the rise in price level. This amount is included in the head of income under the head salaries. अब देखो, डीएनएस अलाउंस क्या है? ये एम्प्लॉयज को जैसे जैसे प्राइस लेवल इंक्रीज होता जाता है ना, महंगाई बढ़ती जाती है, तो हिंदी में इसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, उनसे कॉम्पेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को डीएनएस अलाउंस देती है। अब डीएनएस अलाउंस को हम इंक्लूड कहाँ करते हैं? दिस इज इंक्लूडेड इन द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि हमारी सैलरी का ही पार्ट है, तो इसको इंक्लूड करेंगे सैलरी हेड में। इसके बाद हमारे पास डीएनएस पे आता है। व्हेन होल और पार्ट ऑफ डीएनएस अलाउंस इज कन्वर्टेड इन डीएनएस पे, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। हम क्या करते हैं, या तो पूरे के पूरे डीएनएस अलाउंस को या फिर उसके कुछ पार्ट को हम डीएनएस पे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सैलरी, या फिर लिखा हो इट इज अंडर सैलरी इज अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो दैट मीन्स वो हमारा डीएनएस पे है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंड अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। एक जगह से दूसरी जगह पर आपको भेजा जा रहा है, आप और जहाँ पर भी रह रहे हो, सपोज आपको यहाँ से, जहाँ जिस जगह पर आप रह रहे हो और महंगी जगह पर आपको भेज दिया गया, मतलब जहाँ पर बहुत कॉस्टली एरिया है आपको वहाँ पर भेज दिया गया, तो उस एक सिटी से दूसरी सिटी में कंपनसेट करने के लिए आपको जो अलाउंस दिया जाता है दैट इज कॉल्ड सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। देन फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ये भी हम मेडिकल मिलता ही मिलता है, तो जो फिक्स्ड अमाउंट है अलाउंसेस का, वो हमारा सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट फोर्थ आते हैं ओवर टाइम अलाउंस। आप जो नॉर्मली जितने घंटे भी आप काम करते हो, उससे एक्स्ट्रा जितना भी आप काम करोगे, जितने आवर्स आपने काम किया उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे, तो वो जो पैसे आपको मिल रहे हैं दैट विल बी ओवर टाइम अलाउंस, जितने घंटे एक्स्ट्रा आप काम कर रहे हैं। होप यहाँ तक आपको। नेक्स्ट फिफ्थ हमारा अलाउंस है टिफिन अलाउंस। हर ऑफिस के अंदर कंपनीज में अब लंच और रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। कई एमएनसीज ऐसी हैं जहां पर आप फ्री चाय कॉफी जितनी बार मर्जी पियो आप ले सकते हो। कई जगहों पर एमएनसीज में कहीं ऐसा भी होता है कि आपको लंच के कूपन दिए जाते हैं विच आर वेरी रीजनेबल। तो यहाँ पर टिफिन अलाउंस क्या है? गिवन फॉर लंच एंड रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉयज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मील अलाउंस एंड रिफ्रेशमेंट अलाउंस। तो जो भी पैसा आपको मिल रहा है, इस तरह का अलाउंसेस पे हो रहे हैं लंच के या रिफ्रेशमेंट के पर्पज से, वो भी आपकी सैलरी में एड अप हो जाएंगे। नेक्स्ट इज सर्वेंट अलाउंस। इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। सारी कैटेगरीज जितने भी तरह के एम्प्लॉयज हैं सबके लिए टैक्सेबल है। इट इज फुली टैक्सेबल इवन इफ इट इज गिवन टू अ लो पेड एम्प्लॉय नॉट बीइंग एन ऑफिसर। किसी भी लो पेड एम्प्लॉय को भी अगर मिल रहा है सर्वेंट अलाउंस, जरूरी नहीं कि वो ऑफिसर हो तो वो भी टैक्सेबल
टोटल होगा। नेक्स्ट इज नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ये जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है ये हमारे डॉक्टर्स को मिलता है। अब आपको पता है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दैट मीन्स अगर कोई डॉक्टर है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ही इज बैंड फ्रॉम डूइंग हिज प्राइवेट प्रैक्टिस। तो इस बैन को मतलब कहीं ना कहीं कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देती है, ताकि वो पर्सन, वो डॉक्टर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ना कर पाए, तो उसके बदले में उसको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है। नेक्स्ट इज एट्थ अलाउंस, वार्डन एंड प्रॉक्टर अलाउंस। ये बेसिकली इंस्टीट्यूशंस का होता है। जो वार्डन होते हैं वो हॉस्टल का होता है। तो हॉस्टल में वार्डन रखने के लिए आप अगर जॉब कर रहे हो एज अ वार्डन, किसी हॉस्टल में आप रह रहे हो, तो उसको संभाल रहे हो हॉस्टल को, तो जो आपको अलाउंस दिया जा रहा है उसको हम बोलते हैं वार्डन अलाउंस। जो प्रॉक्टर अलाउंस होता है वो आपका बेसिकली किसी इंस्टीट्यूशन का होता है। तो जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं और उसको संभालने के लिए आप रह रहे हैं वहां पर, तो आपको प्रॉक्टर अलाउंस दिया जा रहा है। Next, ninth is deputation allowance. When an employee is sent from his permanent place of service for a temporary period, he or she is given a deputation allowance. आप अपनी परमानेंट एरिया, परमानेंट प्लेस जहाँ पर आप काम करते हैं, आप इतने टाइम से जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए कहीं और भेजा जा रहा है, तो वहाँ जाने के लिए जो आपको अलाउंस दिया जा रहा है, वहाँ रहने के लिए जो आपको अलाउंस दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डेप्यूटेशन अलाउंस। तो वहाँ पर क्योंकि आपको डिप्यूट कर दिया, तो जो पैसे मिलेंगे उसको हम डेप्यूटेशन अलाउंस बोलेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा 10th पॉइंट है हिल अलाउंस। अब हिली एरियाज के लिए ये अलाउंस दिया जाता है, जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं। गिवन टू एम्प्लॉयज वर्किंग इन हिली एरियाज ऑन अकाउंट ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन हिली एरियाज एज कम्पेयर टू प्लेन्स। नेचुरल है कि हिली एरियाज में अगर आपको कुछ सामान भी नीचे से ऊपर लेकर जाना है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हिल अलाउंस मिलता है। इट इज़ फुली टैक्सेबल इफ द प्लेस इज लोकेटेड एट लेस देन 1000 मीटर हाइट। तो ये ध्यान में रखना, फ्रॉम सी लेवल लेकर चलते हैं। अगर वो जगह आपकी 1000 मीटर से कम है तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाता है। नेक्स्ट, अदर अलाउंसेस में हमारा प्रोजेक्ट अलाउंस होता है। स्पेसिफिकली कोई प्रोजेक्ट दिया गया तो उसके बदले में आपको अलाउंस मिल रहा है। देन शादी करवा रहे हो तो मैरिज अलाउंस मिल रहा है। रूरल में एरिया में रह रहे हो, गाँव में रहने के लिए आपको रूरल अलाउंस मिलता है। बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता है, कहीं पर डिनर अलाउंस भी दिया जाता है, हॉलीडे अलाउंस है आपके पास, हेल्थ से रिलेटेड अलाउंस है। ये सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो पूरी तरह से टैक्सेबल हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट अलाउंस, अब नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है अलाउंसेस की, वो है अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, जो कुछ स्पेसिफिक लिमिट तक ही एग्जेम्प्ट होंगे। इसमें फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है हाउस रेंट अलाउंस। इसको प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छे से करके चलिएगा, क्योंकि हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको ये हाउस रेंट अलाउंस तो जरूर मिलेगा। इस हाउस रेंट अलाउंस को हम इन शॉर्ट बोलते हैं HRA। अब ये अलाउंस क्या है? An allowance granted to an assessee by his employer to meet expenditure incurred on the payment of rent in respect of residential accommodation occupied by him is exempt up to a certain limit. तो यहाँ पे जो अलाउंस दिया जा रहा है ना, वो असेसी को मिल रहा है, उसके एम्प्लॉयर से मिल रहा है। लेकिन दिया क्यों जा रहा है? ताकि वो जिस रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, जिस घर में वो रह रहा है, उसका किराया पे करने के लिए उसको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट है पेमेंट ऑफ रेंट फॉर द रेजिडेंशियल हाउस। अब इसका रूल है, दैट इज रूल 2A। अब ये रूल 2A क्या कहता है? जो ये पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, इनमें से जो सबसे कम होगा उसको एग्जेम्प्ट, मतलब जो भी सबसे कम अमाउंट निकल कर आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जितना एक्चुअल में आपने रेंट पे किया ना, उसमें से माइनस कर दो सैलरी का 10%। सेकेंड वन इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव, तो जितना भी एक्चुअल में HRA आपको रिसीव हुआ। थर्ड पॉइंट इज इफ एकोमोडेशन इज सिचुएटेड इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। अगर इन एरियाज में कहीं पर है आपका घर, जो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन की हम बात कर रहे हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर चेन्नई, तो आपको क्या निकालना है? सैलरी का 50% निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। दैट मीन जितना किराया आपने पे किया उसमें से 10% सैलरी का माइनस करो, एक ही अमाउंट निकल कर आएगा। सेकेंड, जो एक्चुअली आप असेसी को HRA मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो निकालेंगे। और तीसरा, अगर इन 4 एरियाज में कहीं पर एकोमोडेशन है तो सैलरी का आपको 50% लेकर चलना है। तो यहाँ 3 अमाउंट्स ये निकलेंगे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है इफ एकोमोडेशन इज सिचुएटेड इन मुंबई कोलकाता 50% ऑफ सैलरी हमने किया जो हमारी एसएससी की ड्यू होगी। और फिर नेक्स्ट जो आता है इफ एकोमोडेशन इज सिचुएटेड इन एनी अदर प्लेस, अगर किसी और जगह पर वो रह रहा है तो सैलरी का 40% लेकर चलेंगे। अब बात आती है जो मेन पॉइंट होता है कि सैलरी में हम लेंगे क्या, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक सैलरी लेके चलना, जितनी भी आपको सैलरी मंथली मिल रही है वो लोगे। उसके बाद डीएनएस पे लोगे। डीएनएस पे आपको अभी बताया, डीएनएस अलाउंस और पे में डिफरेंस है। तो अगर डीएनएस अलाउंस के पीछे लिख दिया इट इज अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, तो वो डीएनएस पे बन जाएगा। प्लस साथ में क्या करेंगे, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। कमीशन तो है लेकिन फिक्स्ड परसेंटेज के बेसिस पर है। तो इन तीनों चीजों को जब आप ऐड करोगे तो वो सैलरी बनेगी। इस सैलरी का ही फर्स्ट पॉइंट में 10% निकालोगे, फिर 50 और 40 जो भी आपका अप्लाई होगा रूल वो निकालोगे। नेक्स्ट नोट आपके पास है, इन केस एम्प्लॉय इज लिविंग इन हिज ओन हाउस एंड इज गेटिंग एचआरए। अब क्या बात आती है, ऊपर तो हमने पढ़ा कि वो रेंट पे कर रहा है, लेकिन अगर एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रह रहा है और उसको एचआरए मिल रहा है उसके एम्प्लॉय से, और इज लिविंग इन अ हाउस फॉर विच ही इज नॉट पेइंग एनी रेंट, या फिर किसी ऐसे घर में रह रहा है जहां पर वो किराया पे ही नहीं कर रहा, देन द फुल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीवेबल विल बी टैक्सेबल। तो जितना भी उसको एचआरए मिला ना उसके एम्प्लॉयर से वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। इन दोनों केसेस में से कोई भी एक है, या तो आप अपने घर में रह रहे हो और फिर भी एचआरए ले रहे हो, या फिर आप किसी तरह का कोई भी रेंट पे नहीं कर रहे और आपको एचआरए मिल रहा है। होप आपको ये एचआरए वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। सैलरी जरूर लर्न करके चलना, थोड़ा ये टिपिकल पॉइंट है कि हर पॉइंट में ये आएगा कि सैलरी में इंक्लूड क्या। तो होप आपको अभी तक के अलाउंसेस क्लियर हो गए होंगे। कल हम एचआरए के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अप्लाई करना सीखेंगे, एचआरए को अप्लाई कैसे करना है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना है यार, सारी की सारी पूरे के पूरे थ्योरी प्रैक्टिकल ध्यान से कर लो, एचआरए का रूल लर्न कर लो। तो कल मिलते हैं फिर नई एचआरए के प्रैक्टिकल्स के साथ और नए अलाउंसेस के टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस